नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने देश में विकास परियोजनाएं समय पर पूरी करना सुनिश्चित किया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू। और प्रदेश में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज। अलवर 7.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत प्राचीन समय में विश्व गुरु था और अब फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर बड़े प्रतिष्ठान के शीर्ष पर भारतीय हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनने में अपना सहयोग दें। श्री धनखड़ आज झुंझुनू जिले के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को रवाना करने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि आज भारत स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देश की आर्थिक प्रगति की चर्चा करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत आर्थिक मोर्चों पर भी तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दशक के अंत तक भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। श्री धनखड़ ने आह्वान किया कि देश को अपनी प्रतिभाओं पर भरोसा करना चाहिए। कोविड के दौरान ये देखा गया, जिस वैक्सीन को हिंदुस्तान ने यूज किया, जो सबसे प्रभावी रहा, कोविड को कुंठित किया। आकलन कीजिए, कोई बात है निश्चित रूप से उजागर कीजिए, बट प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट आवर अचीवमेंट्स। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हमारी मानव शक्ति का कहीं कोई अंदाजा नहीं है, हमारी मानव शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती और किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति शुरू की है। श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया है। बाद में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। उन्होंने तमिल संगमम को अद्वितीय बताया। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए संगमम का आयोजन कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से शुरू होगा और 29 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा तथा विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कई सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी इस अवसर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इंदिरा जयंती के अवसर पर शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें नमन किया। प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। डूंगरपुर में शहीद कालीबाई की शहीद स्थली रास्तापाल से यात्रा की शुरूआत हुई, जो गांव-गांव जाकर लोगों को भाईचारे का संदेश देगी। सवाईमाधोपुर जिले में अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। टोंक जिले में पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विचार गोष्ठी के आयोजन किए गए। धौलपुर, दौसा, बाड़मेर, झालावाड़ सहित विभिन्न स्थानों पर पुष्पांजलि और अन्य कार्यक्रम हुए। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने गांव के बच्चों से ग्राम सभाओं में भाग लेने और उनमें गांव के मुद्दे रखने का आह्वान किया है। श्री मीणा ने आज जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के सिलसिले में आयोजित विशेष बाल पंचायत में बाल सरपंचों और अन्य बच्चों से संवाद करते हुए ये बात कही। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बालक गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपने गांव की विकास आवश्यकताओं, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय सरपंचों और अधिकारियों को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि अपने गांव में भ्रष्टाचार, निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी जैसी किसी भी मामले में वे उन्हें गुप्त शिकायत सीधे भेज सकते हैं। डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस विशेष बाल पंचायत में जयपुर की राजावास और जयरामपुरा ग्राम पंचायत के बाल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से केंद्र के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान पूरे नवंबर महीने चलेगा। इसी कड़ी में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जयपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सांगानेरी गेट शाखा में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में जयपुर और आसपास के इलाकों के पेंशनरों ने भाग लिया। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक पीके मिश्रा ने बताया कि पेंशनभोगियों को विभाग और बैंक अधिकारियों की ओर से अपने मोबाइल फोन में फेस ऑथेंटिकेशन, जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करने और अपने फोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बारे में जानकारी दी गई। श्री मिश्रा ने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र 1 मिनट के भीतर तैयार हो जाता है। मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजा जाता है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा डिजिटल दुनिया में मील का पत्थर है। राज्यपाल कलराज मिश्र सोमवार को ऑडिट सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के प्रधान महालेखा परीक्षक के सुब्रमण्यम ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मूल काम सरकार के काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके बारे में हितधारकों को जागरूक करने के मकसद से ये सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगी। इसके बाद 2 दिन की सेमिनार आयोजित की जाएगी। 2 दिवसीय सेमिनार में हमारे मुख्य स्टेक होल्डर्स है गवर्नमेंट, क्योंकि हम जितना भी पता लगा लें और जितने भी रिकमेंडेशन दें, जब तक सरकार उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी उसका मतलब नहीं रहेगा। उसी तरह लेजिस्लेचर हमारी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। सीएजी जो है लेजिस्लेटिव स्टेट का जो पीएसी है, जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी कमेटी, उसका फ्रंट फिलोसफर एंड गाइड है। हम लोग उनको असिस्ट करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को समझने में और सरकार की जवाबदेही लेने में। पंचायती राज एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे हम लोग डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को जमीनी स्तर पर पंचायत तक ले जाएं। बालकों के लैंगिक संरक्षण अधिनियम 2012 के 10 साल पूरे होने पर कल जयपुर की राजस्थान पुलिस अकादमी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम राजस्थान विधिक न्याय सेवा, किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत पीड़ित किशोरों के पुनर्वास, पीड़ित राशि कानूनी सहायता, किशोर न्याय समिति द्वारा उठाए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा होगी। किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष जस्टिस विजय बिश्नोई की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में किशोर न्याय समिति के सदस्य जस्टिस इंदरजीत सिंह, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भाग लेंगे।
बूंदी की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 61,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये घटना दिसंबर 2020 में इंद्रगढ़ क्षेत्र में हुई थी। सवाई माधोपुर जिले में यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। खंडार तहसील मुख्यालय पर यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। उधर अलवर जिले के बहरोड में क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यूरिया खाद का वितरण किया गया। टोंक में जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने खाद वितरण केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति चंदलाई और लवादर में खाद वितरण प्रणाली का जायजा लिया। अखिल राजस्थान कंजर समाज महापंचायत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान में कंजर समाज में व्याप्त रूढ़िवादी पंचायत प्रथा पर रोक लगाने का आग्रह किया है। महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष ग्यारसी लाल गोगावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में जिलों के प्रशासन को विभिन्न सरकारी योजनाओं, विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी समाज तक पहुंचाने की भी अपील की है। और अब मौसम। प्रदेश में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। इसी तरह कुछ स्थानों पर दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। आज अलवर में सबसे कम 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली में 8.2, चूरू में 8.3 तथा हनुमानगढ़ और माउंट आबू में 8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिन मौसम में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव जारी है। न्यूनतम तापमान अधिकांश स्थानों पर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस औसत से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 8.3 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगले एक सप्ताह तक कोई विशेष वेदर सिस्टम नहीं है, यानी मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में विकास परियोजनाएं समय पर पूरी करना सुनिश्चित किया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। और प्रदेश में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। अलवर 7.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।